कल हम बात कर रहे थे वहाबी मूवमेंट के बारे में, खासकर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं उसको कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो लगभग 18वीं शताब्दी में अरब में ये शुरू होता है। एक तरह से वहाब जो थे उनके नाम से उन्होंने जब वो मक्का गए तो वहाँ पर उन्होंने जो मुस्लिम धर्म था उसके पतन की चीज़ें देखी, और फिर हम धीरे धीरे पाते हैं कि उसने समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। और उसके बाद फिर जो लोग मक्का आए दुनिया के तमाम देशों से, वहाँ से फिर ये उनके देशों में ये धीरे धीरे पहुँचता है। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो रायबरेली से जो सैयद अहमद बरेलवी थे वो जाते हैं वहाँ पर, और वो आने के बाद एक तरह से सैयद अहमद मक्का गए 1822 में, और उसके बाद फिर वो एक तरह से भारत में इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक अलग पक्ष भी जुड़ जाता है जिसके बारे में कहते हैं इसको क्रांतिकारी मूवमेंट बनाने की कोशिश की जाती है। और एक तरह से जिस तरह से हम कहते हैं कि जब हम ये पाते हैं कि जिस तरह से 1857 का विद्रोह भी होता है, उससे पहले भी एक तरह से हम मतलब एक असंतोष तो धार्मिक तरीके से फैला हुआ था। जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उसमें हमने आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि किस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक जो और साथ जो राजनीतिक आर्थिक जो गतिरोध थे ये कारण थे, उनकी वजह से मतलब एक ऐसे बड़े विद्रोह की भूमिका तैयार होती जा रही थी जिसका समय 1857 बनता है। वो तो एक मतलब एक तरह से कहते हैं तत्कालिक कारण, यानी वो कहते हैं कि इतिहास में कालखंड में ऐसे अनेक कारण तैयार होते जा रहे थे जो कहते हैं कि मतलब भाई एक विद्रोह का अंदेशा तो दे ही रहे थे। कारतूस जो चर्बी वाले कारतूस थे तो एक तरह से उसका बहाना बनता है, यानी समाज में विद्रोह की भावना फैली हुई थी। तो वहाँ पर कहीं न कहीं जो हमें वहाबी मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये लोग भी अपने धर्म का उत्थान तो चाहते ही थे, रिवाइवल चाहते थे, यानी जो ओरिजिनल जो धर्म था हज़रत मोहम्मद साहब के समय में उसके रिवाइवल यानी पुनरुत्थान की ये बात करते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से धर्म का तो उत्थान हो गई, साथ में जिस तरह से जो यूरोपियन साम्राज्यवाद है उससे भी ये मुक्ति की बात करते हैं। क्योंकि भारत की जो बहुत सारी रियासतें थी, खासकर जब हम 17वीं शताब्दी की बात करते हैं या फिर 17वीं शताब्दी के बाद या फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे राज्य ऐसे विकसित होते हैं जो जहाँ पर मुस्लिम शासक सबसे ज़्यादा थे। और धीरे धीरे जब हम अंग्रेज़ों के यानी 1857 तक पहुँचते हैं तो काफ़ी रियासतों का विलय अंग्रेज़ों ने अपने वो कहते हैं कि मनमाने ढंग से लगा लो या फिर अपनी सेना के बल पे डरा के धमका के या फिर संधियों के बहाने, जिसे हम उनको बोलते हैं सहायक संधि की बात करते हैं, तो इनके माध्यम से बहुत सारी रियासतों को उन्होंने एक तरह से मुस्लिम साम्राज्य से निकाल करके उनको यूरोपियन साम्राज्य के अधीन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया था। तो जहाँ जो भी मुस्लिम रियासत उस तरह से गई यानी उस व्यवस्था से बाहर हुई और यूरोपियन व्यवस्था के अंदर आई, तो वहाँ पर ये मतलब ये तो था ही कि मतलब शोषण तो हुआ है। तो उस शोषण की समाप्ति का प्रयास भी इस भारत में जो वहाबी मूवमेंट है वो देखने को हमें मिलता है। यानी ये लोग अपना जो दुश्मन है यानी जो मतलब शत्रु है अंग्रेज़ों को मानते हैं उस तरह से। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। कल हमने इसके बात की थी इसकी मुख्य विशेषताओं की, आज हम बात करते हैं इसके संगठन की, यानी जिहाद। जिस तरह से कहते हैं ना कि मतलब भाई हमें अपना जो धर्म का पुरातन स्वरूप है या जो पवित्र स्वरूप है वो प्राप्त करने के लिए और इसे क्रांतिकारी बनाने के लिए वो जिहाद की बात करते हैं। और जिहाद जैसा हम जानते हैं कि जो कहते हैं किसी पवित्र लक्ष्य को लेकर
जो युद्ध लड़ा जाता है धर्म के नाम पर उसे जिहाद कहते हैं। और जो जिसके लक्ष्य मतलब जो कहते हैं ना कि तरीके लक्ष्य थोड़े से पवित्र हैं, तो उसकी ये बात मतलब यहाँ पर जिहाद की बात ये लोग कर रहे हैं एक तरह से। तो ये एक तरह से कल के जो हमने करवाया था उसका थोड़ा सा एक वो कह सकते हैं कि एक रूपरेखा थी। तो जिहाद के बारे में अगर बात करते हैं तो इस नारे ने ही मतलब अंग्रेज़ों के कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ बड़े एक तरह से कहते हैं ना शातिर टाइप के लोग थे। वो बड़ी जल्दी से किसी भी खतरे को भांप जाते थे। और परंतु सैयद अहमद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया और 10 महीने तक वो यात्रा करने के पश्चात पेशावर पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। यहीं से सिखों के विरोध भी जिहाद किया गया। सैयद अहमद ने कबाइलियों को पर्याप्त मात्रा में जिहाद में सम्मिलित कर लिया था, यानी जो कबाइली इलाके थे उसमें के हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम 1947 में भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो जैसे ही आज़ादी के कुछ महीने बाद, कुछ दिनों पश्चात या 2-2.5 महीने बाद जो भारत पर पाकिस्तान के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस समय उस आक्रमण की जो शकल या स्वरूप दिया गया था वो कबाइली आक्रमण बोला गया था। यानी उस क्षेत्र में जो कबाइली लोग हैं वो लोग उन लोगों ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया है, जिसका एक तरह से ना कि मतलब भाई क्योंकि पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी सेना ने उसको सहयोग दिया और बाद में वो खुलकर सामने भी आ गए। तो ये भी वो उसी प्रकार की यानी कबाइली की बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। 1831 में जिहादियों ने सिख राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसकी अगर हम बात करें इस हार में सैयद अहमद ने अपने प्राण तक गंवाने पड़े। सैयद अहमद की मृत्यु से जिहादियों को गहरा आघात लगा, परंतु सरहद के आसपास इनका पर्याप्त प्रभाव बना रहा। हैदराबाद, दक्कन, मद्रास, बंगाल, बम्बई और संयुक्त प्रांत, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तक में सैयद अहमद के मिशन स्थापित हो चुके थे। और फिर पटना में इस आंदोलन इस आंदोलन का दूसरा केंद्र बन जाता है, मुख्य केंद्र बन जाता है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में अंग्रेज़ों का प्रभाव छा गया। सैयद अहमद के अनुयायियों से उनकी प्राय मुठभेड़ होती रहती थी। इस मुठभेड़ में जिहादियों की अमूमन हार हो जाती थी, परंतु उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेज़ सरकार भी सतर्क हो गई थी और जिहादियों को समाप्त करने के लिए सेना और पुलिस दोनों को तैयार रहने का आदेश दिया गया था। 1850 और 1863 के बीच ऐसे अभियान किए गए जिसमें लगभग 60,000 की सेना काम में लाई गई। और इधर जिहादियों का प्रचार कार्य भी तेज़ी से चलता रहा। जब अंग्रेज़ों ने केवल सैनिक कार्रवाई से काम नहीं चल सकता था, तो उन्होंने पुलिस कार्य तेज करके जिहाद के नेताओं पर मुकदमे चलाए। और 1863-64 के बीच में इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को काला पानी की सज़ा दी गई। और 1871 में ये आंदोलन लगभग शिथिल हो गया। मतलब एक तरह से
कमज़ोर पड़ गया। अब वहाबी आंदोलन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इतिहासकार ताराचंद लिखते हैं इसके बारे में। इससे पता चला कि जो संपत्तिहीन वर्गों की सहायता से उलेमा या फिर धर्मगुरुओं के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध यानी एक तरह से मुसलमानों को इसमें संगठित किया जा सकता है। एक तरह से पुलिस की सरगर्मियों, सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद इस आंदोलन को आधी शताब्दी तक जीवित रखा जा सकता है। यानी एक तरह से यहाँ पे ताराचंद ये कहते हैं कि मतलब भाई अगर धार्मिक वर्ग, उलेमा वर्ग या फिर ये अगर बात करते हैं किसी समाज की, यानी कोई धार्मिक व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो वहाँ पर ये आंदोलन सरकार के तमाम दावों या तमाम दमनकारी जो प्रतिक्रियाएं थी उनके बावजूद भी लगभग 50 साल ये आंदोलन चला। तो एक तरह से दिखा सकता है कि वास्तव में ये आंदोलन कितना संतुलित या फिर अनुशासित रहा होगा। और लगभग जिस तरह से हम कहते हैं कि 1831 में सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली की जो बरेलवी की मृत्यु के बाद अगले 32 साल तक ये आंदोलन चला। तो ये अपने आप में एक इस आंदोलन की बड़ी खासियत है। वो आगे लिखते हैं कि इस आंदोलन से मुसलमानों में पुनर्जीवनवादी या पुराने ज़माने को फिर से लाने के प्रचार को उत्तेजना मिली। इस प्रकार भारतीय इतिहास में एक नए उपादान की सृष्टि हुई। सैयद अहमद के आंदोलन की स्मृति ने मुसलमानों में स्वतंत्रता की इच्छा को जीवित रखा और बाद में जितने उनके शासन में जितने भी संग्राम हुए, जैसे 1857 का विद्रोह, मौलवी नहीं शक्तिशाली सहायता, यानी जिस तरह से अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो जो उलेमा वर्ग था या जो मौलवी वर्ग था उसने भी क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। और ख़ासकर जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर तो काफ़ी हमें ये देखने को मिलता है कि ये लोग यानी एक तरह से यहाँ पर वहाबी आंदोलन और 1857 का जो विद्रोह था वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। एक तरह से 1857 के विद्रोह लक्ष्य भी ये था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, इधर से वहाबी जो आंदोलन था उसका भी लक्ष्य यही था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और मुस्लिम धर्म का पुनरुत्थान करना। तो इस तरह की जो घटनाएं थी यहाँ पर जो ताराचंद एक बात कह रहे हैं कि यानी पुनरुत्थान की जो भावना थी मुसलमान समुदाय में और उसने ही इस आंदोलन को जीवित रखा। ये बात वैसी ही है जैसे जब हम बात करते हैं ना, मतलब जब हम जो हमारा जो सांस्कृतिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उस आंदोलन की एक रूपरेखा तो ये मानी जाती है कि लोग ब्रिटिश जो साम्राज्य था या फिर ब्रिटिश सरकार थी उसका सहयोग लेकर नियम बनाए जाएं और फिर नए तरीके से समाज की संकल्पना हो। दूसरी तरफ ये जो ये जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे जिस तरह से आर्य समाज था या फिर वहाबी आंदोलन था, इनमें सबसे बड़ा जो अंतर था वो यही अंतर था कि ये मतलब ब्रिटिश सरकार की कोई सहायता न लेकर के बल्कि जो इनका जो पुरातन या फिर पवित्र धर्म था या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहले के ज़माने का जो पवित्र धर्म था उसकी दोबारा से पुनरुत्थान या फिर पुनर्स्थापना की ये लोग बात करते हैं। जो इन्हें मतलब जो बाकी के दूसरे आंदोलन थे जैसे ब्रह्म समाज था या फिर विधवा विवाह वाली जो कंडीशन थी, ये जो कंसेंट बिल वाली जो कंडीशन थी उससे अलग करते हैं और यहाँ पर ये अपने समाज को एक तरह से गति देने के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। जब हम इस आंदोलन की विफलता की बात करते हैं, यानी आंदोलन तो विफल हुआ ही, ये ब्रिटिश शासन तो 1863 में समाप्त नहीं हुआ बल्कि 1861 में वो लोग नई एक एक्ट लेके आते हैं और इसमें
अनेक प्रकार के प्रावधान उन लोगों ने किए और शासन को लंबवत बनाने के लिए या फिर दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए वो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और मगर इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव जो चीज़ थी हमें देखने को मिलती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले अगर विफलता की बात करें तो इसका अत्यधिक पुरातनवादी होना था, ये माना गया। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है, इसका अभी हम आगे चल के बात करेंगे थोड़ी देर में। इस आंदोलन का उद्देश्य 7वीं शताब्दी के अरबों के जीवन की आचरण प्रणाली को पुनरुद्धार करना था। इस प्रकार इसके अनुयायियों ने इतिहास के पाठ को तथा देशकाल और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव की ओर उपेक्षा की। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आंदोलन था ये ठीक है कि मतलब भाई एक तरह से मतलब एक नए ज़माने की या फिर जिस तरह से हम कहते हैं कि इस आंदोलन के द्वारा जो नए विचार भारत में आ रहे थे उनको अनदेखा करने की एक तरह से कार्रवाई शुरू हुई। और ये लगभग वैसी ही कंडीशन है जैसे जब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, जब मध्यम वर्ग था उसने इस आंदोलन में मतलब क्रांतिकारियों का या फिर जो देशभक्त थे या फिर जो राजा थे उनका सहयोग नहीं किया। उनके सहयोग न करने के पीछे जो कारण था उसमें यह था कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग को ये लगता था कि 1857 का जो विद्रोह है वो घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में मतलब चलाने का एक तरह से प्रयास है। यानी जिस समय में वो लोग पहुंच चुके हैं उनको वापस से पीछे होते हुए मध्यकाल में ले जाने की बात है। तो यही बात यहाँ पर इस आंदोलन पर लागू होती है कि ये लोग एक तरह से मतलब 7वीं शताब्दी का जो एक तरह से मुस्लिम जो समाज था उसको पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं। और एक तरह से राजतंत्र की स्थापना थी। जब हम बात करते हैं तो वो जहाँ पर राजतंत्र की स्थापना होगी तो वहाँ पर जो खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी उस हिसाब से तवज्जो नहीं मिल सकती है, या फिर क्योंकि राजतंत्र में हमेशा कुलीन वर्ग को ही तवज्जो मिलती है। केवल कुछ लोगों को जो ज़्यादा ही प्रतिभाशाली हैं या फिर ज़्यादा तेज हैं उनको सहायता मिलेगी, मगर अमूमन वो राजा के ऊपर निर्भर करता है, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, राजा उसको पसंद करता कि नहीं करता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिलती है और वो थोड़ी सी ये दिखाई पड़ता है कि ये वैसी ही कंडीशन थी। यानी एक तरह से पुरातनपंथी जो अवधारणा थी उसको स्थापित करने की बात थी, जो अधिकतर जो उस समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसको कहते हैं उसी चीज़ से अलग होने का प्रयास करता है। 19वीं शताब्दी के भौगोलिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की संपूर्ण अवहेलना का परिणाम विफलता के अतिरिक्त क्या हो सकता है, ये कहा जाता है। दूसरे हिंदुओं की विशाल जनसंख्या की उपेक्षा करना भी इस आंदोलन की विफलता का दूसरा कारण था। अंग्रेजों से संघर्ष करने के साथ साथ सिखों के साथ संघर्ष करके वहाबियों ने अपनी शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में क्षीण यानी कमज़ोर कर लिया। जब हम रिवॉल्विस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, पुनरुत्थान जो वो था क्या पुनरुत्थान आंदोलन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक ऐसा आंदोलन शुरू हो रहा है जिस आंदोलन में हमें ये दिखाई पड़ता है कि एक धर्म विशेष का आंदोलन है। जितने भी हम पुनरुत्थानवादी धार्मिक सुधार आंदोलन देखते हैं वो सारे उस धर्म को लेकर ही संतुलित थे या फिर संकुचित थे एक तरह से। यही चीज़ हमने जब हम कुछ दिन पहले जब आर्य समाज के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल क्लियर थे इस बात में कि इस्लाम और जो ईसाई धर्म है उसने हिंदू धर्म का नुकसान किया है। ऐसी ही धारणा हमें हालांकि वहाबी आंदोलन में उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, मगर फिर भी ये है कि
इस आंदोलन के माध्यम से केवल मुस्लिम समाज को ही उन्होंने देखना प्रारंभ किया था। और कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न भी ये था कि ये लोग मतलब 7वीं शताब्दी में जो धर्म था, जब हज़रत ईसा मसीह के जो हज़रत मोहम्मद हज़रत साहब के के समय जो इतिहास था, उसकी ही एक तरह से पुनरावृत्ति चाह रहे हैं। और वो धर्म ऐसा था जब मतलब कि नहीं, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक में, या फिर जो कहते हैं धार्मिक क्षेत्र में, हर जगह इस्लाम ही छाया हुआ था, उसका ही प्रभाव था। और उसी के आधार पर यानी कि धर्म के आधार बना करके इस्लाम के राज्य की स्थापना की गई थी। तो वैसी कंडीशन 19वीं शताब्दी में उस चीज़ को रख पाना, यानी लगभग 1200 साल के बाद उसी चीज़ को दोबारा से पुनर्जागृत करना या फिर स्थापित करने का प्रयास करना हो सकता, और यही सबसे बड़ी इस आंदोलन की हम कमजोरी भी कह सकते हैं। हालांकि प्रेरणा देने के लिए एक बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि इतिहास में हम जब भी देखते हैं कि जब भी कोई देश गुलाम होता है तो वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपने अंदर चेतना पैदा करने के लिए, या फिर अपने अंदर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई कि वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए वो हमेशा प्राचीन काल में जाते हैं या मध्यकाल में, जहाँ पर उनका जीवन किसी भी प्रकार के विदेशी आधिपत्य से दूर रहा होगा। तो हमने यूरोप के इतिहास में भी यही देखा, भारत के इतिहास में भी यही देखते हैं, यानी तमाम जो देश थे, या फिर चाहे हम चीन की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं, सभी